नमस्कार। द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं शरद प्रधान और आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में जिस तरह से सत्ता परिवर्तन के लिए जद्दोजहद चल रही है और दो लॉबीज बनी हुई हैं, एक योगी आदित्यनाथ के खिलाफ और एक योगी आदित्यनाथ के साथ। इसको लेकर के जो आजकल जंग चल रही है यहाँ, ये बहुत ही दिलचस्प मोड़ ले सकती है, क्योंकि असली में इसके पीछे जो भी यहाँ हो रहा है उत्तर प्रदेश में, उसके पीछे दिल्ली बैठा हुआ है। बगैर दिल्ली के किसी नेता के लिए संभव नहीं है, बगैर दिल्ली की ब्लेसिंग्स के, कि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, एक पावरफुल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मुहिम चलाए। लेकिन यहाँ ऐसा ही हो रहा है। वही बताता है कि दरअसल इसके पीछे कौन हो सकता है। केशव प्रसाद मौर्य जो उप मुख्यमंत्री हैं, खुलेआम उन्होंने मोर्चा खोल दिया, काफ़ी समय से चल रहा है और बार बार ये बात आती है कि अब वो तख्ता पलट होगा, अभी तक नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में योगी आदित्यनाथ अब बिल्कुल इस पे उतर आए हैं कि उनको किसी भी तरीके से अपनी ये कुर्सी बचानी है, क्योंकि ये कुर्सी उन्हें उम्मीद है कि आखिरकार दिल्ली के सबसे बड़े तख्त तक पहुंचा सकती है। एक बार अगर वो यहाँ से हटा दिए गए और दिल्ली की मोदी की कैबिनेट में चले गए, तो फिर एक कैबिनेट मिनिस्टर का स्तर जो है वो कैसा होता है, योगी आदित्यनाथ जैसा भी मोदी के अंडर में वो काम नहीं कर सकेगा और वो अपना रुतबा उस तरीके का नहीं बना सकता जैसा कि वो यूपी के मुख्यमंत्री के रूप में कर सकता है। यूपी, याद रखिए, उत्तर प्रदेश में 80 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं और यूपी की असेंबली में 403 एमएलएस। तो यूपी के जो तख्त पे बैठता है उसकी पावर, उसका पोटेंशियल कहीं ज़्यादा होता है एक केंद्रीय मंत्री से। और यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ भरपूर प्रयास कर रहे हैं, रेजिस्ट कर रहे हैं दिल्ली वालों के वो मूव्स कि उन्हें दिल्ली शिफ्ट कर दिया जाए। यहाँ तक बात हो चुकी है कि अगर कुछ ऐसा होता है तो वो वापस अपने मठ गोरखपुर में चले जाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो मठ जाते नहीं हैं, अभी भी हफ्ते में कम से कम एक दिन वो अपने मठ में ज़रूर जाते हैं और अभी भी वहाँ के वो मठाधीश हैं, बाकायदा अपनी पीठ के अध्यक्ष हैं, गोरखनाथ पीठ के। लेकिन अब जो सिलसिला चला और उसमें बहुत से लोग जुड़ गए योगी के खिलाफ, केशव प्रसाद मौर्य के साथ हो लिए, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर सरपरस्ती दिल्ली के आकाओं की है, इसलिए। तो ऐसी सूरत में योगी क्या क्या कर रहे हैं ये देखने वाली बात है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो योगी आदित्यनाथ जिनके खिलाफ ये आरोप था और कहीं हद तक ये बात सच भी मानी जाती थी कि वो उनके पास समय नहीं रहता मंत्रियों को भी समय देने का, मंत्रियों से भी नहीं मिलते, एमएलए से मुश्किल से मिलते हैं, ये बड़ा भारी उनके खिलाफ आरोप रहा है। और यही वजह है कि वो इतने पॉपुलर अपने नेताओं के बीच में नहीं हैं जितना कि वो जनता के बीच में है। जनता ज़रूर उन्हें बहुत मानती है, लेकिन पार्टी के अंदर उनकी वो पॉपुलैरिटी अब नहीं रही है, क्योंकि वो ऐसा इजीली एक्सेसिबल नहीं है। और ये इस जो पार्टी के नेता हैं, एमएलएस हैं, मिनिस्टर्स हैं, वो ये आरोप लगाते हैं, क्योंकि डायरेक्टली योगी पे अटैक नहीं कर सकते, तो वो ये कहते हैं कि योगी राज में ब्यूरोक्रेसी हावी है। वो इल्ज़ाम लगाते हैं अफसरों पे कि हमारे काम ब्यूरोक्रेसी नहीं कर रही है। और ये अमूमन देखा गया है, कोई नई बात नहीं है। जब भी पार्टी के अंदर के नेताओं को अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ कुछ बोलना होता है तो वो टारगेट करते हैं ब्यूरोक्रेट्स को, ये कह करके वो कन्वे करना चाहते हैं अपने दिल की बात कि दरअसल वो मुख्यमंत्री उनका काम नहीं करता। ये अलग बात है कि नेताओं के, एमएलएस के कितने जायज़ और कितने नाजायज़ काम होते हैं। और यहाँ इस कहने में ये बात जो है, मुझे कोई गुरेज नहीं है कि बहुत से नेताओं को ये तकलीफ़ है कि उनके गलत काम नहीं होते। ये कई ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं क्योंकि गलत काम नहीं होते इसलिए वो ब्यूरोक्रेसी पे डाल देते हैं, और गलत काम इसलिए नहीं होते क्योंकि योगी आदित्यनाथ के इस तरीके के इंस्ट्रक्शंस हैं। लेकिन आज की स्थिति, अब जब कुर्सी का सवाल हो गया है, कुर्सी बचाने का सवाल हो गया है, तो योगी आदित्यनाथ ने सुना है सब दरवाजे खोल दिए हैं। नेताओं को पूरी इजाज़त हो गई है, कभी भी कोई उनसे कोई मिल सकता है
और उनके जायज़ नाजायज़ सब काम तत्काल रूप से किए जा रहे हैं, जिससे लोग खुश हो जाएं और उनके खिलाफ जो मुहिम चल रहा रहे हैं लोग, केशव प्रसाद मौर्य उसकी लीडरशिप लिए हुए हैं, वो मुहिम समाप्त हो जाए और दिल्ली उनको अभयदान दे दे लखनऊ में ही। लेकिन ये मानना कि केवल इतना करने से उनकी कुर्सी बच जाएगी, मुझे लगता है ये भी नादानी होगी। जब दिल्ली वाले ही बढ़ावा दे रहे हैं, आग में घी डाल रहे हैं, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि सिर्फ यहाँ के नेताओं से मिल मिला करके उनको खुश करके योगी आदित्यनाथ अपनी कुर्सी बचा लेंगे? जाहिर है कि दिल्ली वाले उनको इस रेस से हटाना चाहते हैं जो दिल्ली के लिए है अल्टीमेटली, यानी कि मोदी को सक्सीड करने की। आपने देखा होगा शुरू से जिस दिन योगी आदित्यनाथ 2017 में मुख्यमंत्री बने थे, तब भी उनके सपोर्टर्स ने नारे लगा दिए थे कि मुख्यमंत्री कैसा हो, योगी आदित्यनाथ जैसा हो, प्रधानमंत्री कैसा हो, योगी आदित्यनाथ जैसा हो। और ये बात कि सबको किसी से छुपी नहीं है कि योगी आदित्यनाथ को ये एम्बिशन हमेशा रही है कि वही एक सही क्वालिफाइड और केपेबल व्यक्ति हैं जो आगे चल के मोदी को सक्सीड कर सकते हैं। और जिस तरीके की उनको पब्लिक का सपोर्ट मिलता रहा है, यानी कि अलग अलग स्टेट्स में एज अ स्टार कैंपेनर बुलाए जाते हैं, जाके धुआंधार भाषण देते हैं, और जिस तरह उनकी हिंदुत्व आइकन की इमेज है जो कि अधिकतर एंटी मुस्लिम स्टांस को लेकर के बनी है, ये माना जाता है कि उनसे बेहतर हिंदू हृदय सम्राट मोदी के बाद और कोई नहीं हो सकता। लेकिन ये बात वहीं तक सीमित रह सकती है जब तक अमित शाह रास्ते में ना हो। लेकिन अमित शाह जो कि अपने आप को नेचुरल सक्सेसर समझते हैं मोदी का, जाहिर है कि किसी और को वो बीच में नहीं आने देना चाहेंगे। और मोदी भी प्रेफर करते हैं अमित शाह को, क्योंकि उनके सबसे अगर क्लोज कोई है इस कैबिनेट में जिसकी आवाज़ सुनी जाती है, जिसके हर मूव माना जाता है कि मोदी की सरपरस्ती में है, वो अमित शाह है। तो ऐसी सूरत में, और यही वजह है कि अमित शाह से केशव प्रसाद मौर्य की नज़दीकियां बढ़ी हैं। वो पूरी लॉबी जो एंटी योगी है वो अमित शाह के बड़ा क्लोज माना जाता है। इसमें दूसरे मुख्यमंत्री भी हैं, दूसरे माफ करिएगा, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी हैं उसमें शामिल। और जिस तरीके का माहौल यहाँ बिल्ड हो गया, काफ़ी टाइम से योगी किसी ना किसी तरीके से अपने आप को बचाते रहे, बट अब ये फाइनल स्टेज आ गई है। और यदि ये उन्हें मालूम है कि आज की डेट में अगर उन्हें ना हटा पाए तो शायद फिर 2017 का चुनाव है यूपी असेंबली का, उसके करीब आने से तो बिल्कुल ही नहीं हटा सकते, क्योंकि उससे भाजपा का बहुत नुकसान हो सकता है। इसीलिए ये जंग चल रही है। और आज की डेट में, पहले तो देखिए हमारा ये मानना इसलिए है क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व जो है भाजपा का, यानी मोदी और योगी, मोदी और अमित शाह, ये बात मान चुके हैं और ये बात काफ़ी ज़ोरों से फैलाई भी गई है और बार बार दोहराई गई है कि लोकसभा में जो भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में दुर्गत हुई है, उसके लिए जिम्मेदार योगी आदित्यनाथ है। उनके सर पे ठीकरा फोड़ा गया, ये कह करके कि उन्होंने कुछ अपना योगदान जिस तरह से देना चाहिए था नहीं दिया, या बातें इस तरीके की भी कही जाती है कि उन्होंने सैबोटेज किया। अब किस तरह कोई मुख्यमंत्री सैबोटेज कर सकता है ऐसे स्टेट में, ऐसे इलेक्शन में जहां सब कुछ मोदी के नाम पे हो रहा हो? कैंडिडेट का सिलेक्शन मोदी और अमित शाह कर रहे हैं, कैंपेन पूरा करना उनके फोटो में, उनकी फोटो है दिल्ली वालों की, फिर भी योगी आदित्यनाथ पे ब्लेम डाल दिया गया, जिससे कि लगता है कि ये टारगेट किए जा रहे हैं। और आज की डेट में जब उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा के उपचुनाव होने जा रहे हैं कुछ ही समय में, ऐसे में योगी आदित्यनाथ पे उन 10 सीटों की पूरी जिम्मेदारी दे देना और कहना कि अब आप ये आपका पूरा दायरा है और आप तय करेंगे, ये क्या दिखाता है कि अब जो है लोकसभा का तो टीकरा उनके सर पे फोड़ा ही गया है,
और अब इन 10 चुनाव में क्या होता है उससे तय होगा भविष्य योगी आदित्यनाथ का। या ये 10 सीटें वैसे तो देखिए तो ऐसी स्टेट जहां 400 की विधानसभा हो उसमें से 273 सीटें रूलिंग डिस्पेंसेशन के साथ हों, ऐसे में 10 सीटों का उपचुनाव मैटर नहीं करना चाहिए। लेकिन क्योंकि यहां योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कुछ करना है केंद्रीय सरकार को, इसलिए इन 10 सीटों से जोड़ दिया गया है उनका भविष्य, ये माना जाता है और ये बात आम चर्चा में है। अब इन 10 सीटों में 5 तो पहले से ही समाजवादी पार्टी के पास हैं और भाजपा के पास केवल 3 है और 2 भाजपा के एलाइज के पास है। अब देखिए कितना कम स्कोप है। अगर सपा या अलायंस की सीटें 5 से 6 हो जाती हैं तो माना जाएगा कि योगी आदित्यनाथ पिछड़ गए, उनके ऊपर ठीकरा फोड़ दिया जा सकता है हार का। और अगर योगी आदित्यनाथ 3 से अपनी 4 कर लेते हैं तो माना जाएगा जीत गए। कितना कम डिफरेंस है इस मार्जिनल से इलेक्शन में जोड़ दिया जाए किसी मुख्यमंत्री का भविष्य, तो क्या बताता है कि कहीं ना कहीं कुछ दाल में काला है। और साफ तौर पे दिखता है कि अगर ये 10 सीटें योगी आदित्यनाथ के पाले में इसमें से अधिक आ जाती है, 3 से योगी आदित्यनाथ 5 कर लेते हैं तो उनकी कुर्सी बच जाएगी, और अगर 3 से 2 हो जाती हैं तो उनकी कुर्सी चली जाएगी। तो हास्यास्पद सा लगता है, लेकिन अंदर खाने के लोग यही बता रहे हैं कि ऐसा ही होने वाला है। इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने जो ये सारे दरवाजे खोल दिए हैं और अपने मंत्रियों और नेताओं को, एमएलएस को खुश करने में लगे हैं, उनके जायज़ नाजायज़ काम सब करने के लिए। और साथ ही साथ वो ये भी उन्होंने तय कर लिया है, ऐसा लगता है कि अपनी कुर्सी बचाने के लिए वो किसी एक्सटेंट तक जाएंगे। क्या ये मान लिया जाए कि केंद्रीय नेतृत्व इसी पे उतारू है कि किसी भी तरीके से यहाँ पे सत्ता परिवर्तन किया जाए? योगी आदित्यनाथ ने एक टीम बनाई 30 मंत्रियों की, जो एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को में 10 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जा करके बैठेंगे 3-3 मंत्री और मॉनिटर करेंगे पर्सनली वहां से। ये एक स्पेशल टीम, उसके बाद एक और टीम बनाई गई। तो इतना ज्यादा फोकस है इस पे कि किसी भी तरह से साम दाम दंड भेद जैसे भी हो, इस बार इन 10 सीटों पे उन्हें फतेह हासिल करनी है। 10 में से मैक्सिमम सीटें उन्हें लेनी है। अब समाजवादी पार्टी अपने आप को किस तरीके से इस उसमें लाती है कि वो अपनी 5 सीटें रिटेन कर सके या अपना इजाफा कर सके, ये देखने वाली बात है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण सीट है अयोध्या में मिल्कीपुर की, जहां के विधायक अवधेश प्रसाद अयोध्या के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा के लिए इलेक्ट हो चुके हैं। देखने वाली बात है, आने वाला समय बताएगा, बहुत कुछ बताएगा कि क्या अयोध्या में वापस योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व कायम कर सकते हैं, क्योंकि लोकसभा में बड़ी बुरी तरीके की हार हुई थी, आसपास की सभी सीटों में हार उन्हें मिली थी। इसीलिए ये सारी बातें तय करेंगी कि योगी का भविष्य क्या होगा। इंतजार कीजिए।